गहरे विषय पर सर ने अत्यंतिक गहराइयों में जाकर उस विषय को प्रकाश में लाए हैं। इसलिए सर मेरा प्रश्न यह है कि इतने गूढ़ ज्ञान के लिए हमारी संस्कृति में गुरुकुल प्रणाली थी। उस गुरुकुल प्रणाली में विद्या देने वाला गुरु और विद्या ग्रहण करने वाला शिष्य अहर्निश ज्ञान को समर्पित थे। अब इतने गूढ़ ज्ञान को हम लोगों का अपने शिष्यों के साथ, छात्रों के साथ संबंध 1 या 2 घंटे का होता है। और हमारे कॉलेज में मैं 27 सालों से सर यहाँ संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। और स्थिति यह है कि विद्यार्थी को कह दीजिए भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, तो मेरे तरफ आश्चर्यजनक भाव से देखता है। आज जो ही पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, तुरंत बोलता है देवेंद्र। तो सर मेरा कहना यह है कि आप इस बात पर प्रकाश डालें कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा के अगाध ज्ञान को अगली पीढ़ी तक हम लोग कैसे पहुंचाएं, इस 1 घंटे के संपर्क में सर बहुत आभार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 2 बातें। एक तो अभी यह ज्ञान भी लिपिबद्ध संकलित नहीं, कहीं पर यह नहीं लिखा है कि हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करने से यजुर्वेद में है। संयोग से क्या है कि यह मंत्र मुझे याद था, अभी मंत्र देना और मेरे किसी मित्र को केस मेकर लग रहा था। केस मेकर का लिटरेचर मैंने पढ़ा और उस लिटरेचर में ये आया कि ये लिथियम का सिल्वर आयन बैटरी है और इसे यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिया जाएगा। मैंने आपसे सबसे पहला निवेदन तो यह है कि यह जो हमारा ज्ञान है वो एलेगोरिकली लिखा है। जैसे माइक्रो साइंस में उसके भाष्य में लिखा है हृदय के अग्रभाग में अश्विनी को अश्विनी विद्युत का पर्याय संस्कृत में है तो अश्विनी सदा में। तो हमें एक तो पूर्ण उनको ठीक से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला काम तो यह उस ज्ञान को पहले हम संकलित करें कि जिससे कि आज के, और अगर हमने अच्छी पुस्तकें लिख दी तो उसके बाद में उनसे टीचर पढ़ाएगा छात्र। एक मैं कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ गुड टीचर इज वन हु कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न। एक अच्छा शिक्षक वो है छात्रों को अधिक पढ़ने की प्रेरित। एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर था इंडिया के स्टूडेंट्स और मुझे वापस दूसरे दिन आना था। फ्लाइट सुबह जल्दी थी तो मैंने इन बच्चों को कह दिया इसको और आगे पढ़ना हो तो सुबह आपको 6:30 बजे खाना आ जाएंगे। मैंने वहाँ यही को कहा, मैंने कहा सुबह 6:30 बजे कैंपस को क्या बात करके वहाँ करा हुआ है बच्चे जल्दी नहीं आते। मैंने कहा अच्छा कल देख तो बच्चे आए। कहने का मतलब यह है कि हमें छात्रों के सामने बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारा यह ज्ञान अभी तक ठीक से संकलित नहीं। यह जो राहु केतु वाली बात जो मैंने दूसरे में महाभारत की बात ये मैंने अलग अलग एंगल से अलग अलग ग्रंथों से लेके और जो एस्ट्रोफिजिक्स की पुस्तक में राहु केतु के संदर्भ नहीं है वो टिल्ट आया उसके संदर्भ में। जैसे हम कहते हैं चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करता है कि जब 6 डिग्री का टिल्ट आया तो चंद्रमा का जो 27 नक्षत्रों पर से घूम होता है तो पूरा कवर कर रोहिणी को पूरा कवर करते हुए निकलता है। इसलिए वो तो बहुत सारी बातें हमारे यहाँ प्रतीकात्मक रूप में गई है। इसलिए आप जैसे संस्कृत के विद्वान हैं और साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, हम सबको इनडायरेक्ट इंटरप्रेट करना। कहीं भी धेनु शब्द उसमें यजुर्वेद में प्रोफेसर डीएन चटर्जी ये थी कि मैं मैनेजमेंट का स्कूल में मैंने कंसल्टेंसी ग्रुप भी पढ़ाया, पीसीटी मैट्रिक्स भी पढ़ाया और मैंने यह श्लोक भी पढ़ाया। हमें इन सारी चीज़ों को उसी प्रकार से लेना। आज जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, उदाहरण के लिए कह रहे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य 5000 वर्ष पहले बाहर से आया। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं। ओल्वेल और मैक्सवेल ने कह दिया हम माने। अब IIT खड़गपुर समेत 2 IIT और दुनिया के 2 शोध संस्थानों ने ये कह दिया कि जो मैक्सवेल और इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि आर्य भारत में 3000 BC में आए, 5000 साल पहले। मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की स्टडी किताबें हैं 200 पेज की, जिसमें आता है कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता 3000 BC नहीं 4000 BC में विलुप्त हो गई। तो मतलब आर्य 5000 साल पहले नहीं 6000 साल पहले वो सभ्यता विलुप्त हो गई। फिर स्टडी आई है यह ऐसी करीब 13-14 सभ्यताएं
तमिलनाडु से सिंधु घाटी और सिंधु घाटी से ईरान तक 200 साल के अंतराल में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण विलुप्त हुई। अब ये साइंटिफिक स्टडीज हो गई, तो 200-400 पेज के ग्रंथ आज स्टडीज हो गई। तो हम अपनी कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मिथ है, भ्रामक है, इसके ऊपर जब तक हमें 200 पेज की अच्छी पुस्तक रेफरेंस बुक नहीं लिखी, फिर उसके आधार पर ही आगे की क्लास में चैप्टर नहीं बनेगा। आवश्यकता इस बात की जो रिसर्चेस हो रही हैं वो कहीं अलग अलग लोगों के शोध है, तो सबसे पहले इसको लिपिबद्ध करने की जरूरत है, फिर स्वाभाविक रूप से हम पढ़ाने को उसमें आ जाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कोडुमनार ईरोड जिले में तमिलनाडु में, अभी वहाँ 30 साल पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ, उसमें एक पुरानी नगर मिला, इंडस्ट्रियल टाउन, वहाँ स्टील बनाने के कारखाने निकले हैं और वहाँ पर पद्मासन की स्थिति में नरकंकाल में निकले हैं 2000 साल से। वहाँ पर थाईलैंड के सिक्के मिले हैं, रोम यानी इटली के सिक्के मिले हैं, यानी कि वहाँ का स्टील हम एक्सपोर्ट करते थे थाईलैंड में भी और रोम में। अब इस बात को वो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन उसके आधार पर टेक्स्ट बुक के रूप में हमको लिखना पड़ा। अब वहाँ पर विक्टिफाइड क्रूसिबल्स निकले, हम ये जो टाइलें हैं ना चमकदार, उनको हम कहते हैं ये विक्टिफिकेशन प्रोसेस 1700 कांच की तरह चमकदार बनाने का काम यूरोप में शुरू हुआ। हम यूरोप विक्टिफाइड टाइल्स देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 2500 साल पुराने विक्टिफाइड क्रूसिबल्स निकले। इसका मतलब हम विक्टिफिकेशन प्रोसेस जानते थे। सिरेमिक केमिस्ट्री की बुक में जहाँ विक्टिफिकेशन का अध्याय लिखने वाले ना चाहिए तो भारत में 2500 साल पुराने विक्टिफाइड क्रूसिबल्स लिखे, वहाँ नरकंकाल इसकी स्थिति में निकले हैं, पद्मासन की स्थिति, यानी वहाँ योग भी जानते हैं। अब योग के बारे में एक बात और मैं जोड़ देता हूँ, हमें अध्ययन करने की जरूरत है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, उनको नोबेल प्राइज मिला, क्यों मिला? उन्होंने पता लगा कुछ लोगों में स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग क्यों होता है, कुछ लोगों में तनाव के कारण वृद्धावस्था के लक्षण समय से पहले आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में कितना ही तनाव हो वृद्धावस्था समय से पहले नहीं है। उन्होंने कहा जिनके क्रोमोसोम्स के टेलोमियर्स लंबे होते हैं उनमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग नहीं होता है, और जिनके क्रोमोसोम्स के टेलोमियर्स छोटे होते हैं उनमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग होता है। नोबेल प्राइज मिलने के 1.5 साल बाद उन्होंने कहीं पढ़ लिया